Assalamu alaikum students. बेटे today we will study the experimental results of photoelectric effect. अच्छा इससे पहले कि हम इसकी experimental result study करें, पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थोड़ी सी समरी दे देते हैं कि बेसिकली है क्या, जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आपको पता है कि जब किसी मेटल सरफेस से, जो हमने स्टडी किया कि कोई फोटोन इंटरेक्ट करता है, तो मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से एनर्जी गेन करते हैं और मेटल सरफेस से निकल के फ्लो करते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली कॉल्ड करंट। ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमने ये चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए भी एक लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि रेड अगर एनर्जी के फोटोन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, लेकिन जब ब्लू एनर्जी के फोटोन इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है स्पेक्ट्रम में रेड के बाद ब्लू आता है, तो रेड कलर से ज़्यादा ब्लू कलर की एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, वो मिनिमम एनर्जी बेटे आपके पास क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। रिलीज एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। ये हमारी प्रीवियस लेक्चर की समरी है। अब आगे हम बहुत से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट में से पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने ये डिस्कस कर चुके हैं ये कि जब आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा, हमने बताया था कि एक बल्ब रेड कलर की लाइट और एक ब्लू है, ये दोनों इंटरेक्ट कर रही थी सरफेस से। जब रेड लाइट इंटरेक्ट कर रही थी तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं था, नहीं हो रहा था। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे मेटल सरफेस से। लेकिन अब ब्लू लाइट इंटरेक्ट कर रही थी तो मेटल इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट आउट हो रहे थे। फिर क्या किया कि रेड कलर के फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाई, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से नहीं निकले। इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जो रेड से नहीं मिल रही थी, बल्कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किससे मिल रही थी? ब्लू से मिल रही थी। जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल में पहले रेड आता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। तो ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी कि जब उसको उसी मेटल, एक ही सेम ही मेटल सरफेस है, जब उस पर रेड कलर के फोटोन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, जब ब्लू कलर के फोटोन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक पर्टिकुलर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, एंड दैट लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अगर उससे कम एनर्जी के फोटोन मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये पहली चीज़ थी जो हमने देखी। अच्छा, दूसरा ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है पूरा, जिसको हमने ग्राफ डेटा से ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इस एक्सिस पे आपके पास पोटेंशियल है और ये वाला जो हमारे पास ये करंट है और ये इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं। तीन डिफरेंट इंटेंसिटी ली, यानी कि एक आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, इंटेंसिटी 1 है, देन आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एंड हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल हम इंटेंसिटी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटेंसिटी कम है, उससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा, आपने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू क्या है? बढ़ रही है। अच्छा, बहुत कुछ ये रिजल्ट बता रहा है। ये आपके पास ये पैरेलल है वाई एक्स एक्सिस के, एक खास इंटेंसिटी पे, जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट, एक फिक्स इंटेंसिटी है। तो इस एक फिक्स इंटेंसिटी पे, चूँकि ये वाला एक्सिस हमारे पास करंट का है, करंट की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एम्पेयर है, माइक्रो एम्पेयर है, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? आपके पास सेम रहेगी, चेंज नहीं हो रही। हाँ, जब हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, आई नॉट से क्या हो जाएगी? 2 आई नॉट हो गई, बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल 3 आई नॉट हो गई। तो इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ रही है? करंट बढ़ रहा है। करंट की वैल्यू क्या हो रही है? बड़ी सी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने रेड की इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ने से चेंज क्या हो रहा था? इंटेंसिटी के बढ़ने से जो चीज़ चेंज हो रही होती है वो क्या चेंज हो रहा था? करंट चेंज हो रहा होता है। लेकिन पहली बात तो ये कि इंटेंसिटी के बढ़ने से करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, करंट की वैल्यू भी क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक फिक्स पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दूसरा क्या हमने इस ग्राफ से कंक्लूड किया है कि हर चाहे इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन तीनों डिफरेंट इंटेंसिटी पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? फिक्स है। यानी कि इट्स मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इंटेंसिटी पे क्या चीज़ डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करे करंट। और करंट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी। यानी कि इंटेंसिटी खुद क्या है? इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन। और जब फोटोन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यानी कि एक फोटोन फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। अगर फोटोन बढ़ गए, 2 फोटोन टकरा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 3 फोटोन मेटल सरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो करंट क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है करंट।
और हर एक पर्टिकुलर फिक्स इंटेंसिटी पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। करंट चेंज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या हमने रिजल्ट से देखा कि तीनों डिफरेंट इंटेंसिटीज पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, उस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम देखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एक मेटल सरफेस है और इसके जो टॉप लेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन बेटे आपको पता है कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इन टॉप लेयर के बैक लेयर पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपके पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फोटोन से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे और उसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ से अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, हम पॉजिटिव दे रहे हैं, तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब कलेक्ट करेगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल देने हैं तो नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और इतना नेगेटिव पोटेंशियल देने इस पर करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल आपके पास क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करे, इक्वल है काइनेटिक एनर्जी की। जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की क्या है, इक्वल है। कि हम यूँ कह सकते हैं जितना एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको उतना ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो यहाँ रिजल्ट से भी पता चल रहा है कि हर मटेरियल का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। बेशक इंटेंसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके चेंज होने से फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास दूसरा ग्राफ है और इसमें ये तीन डिफरेंट एनर्जीज़ के फोटोन हैं, एक ब्लू, एक येलो, एक रेड। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद हो तो सबसे पहले क्या आता है, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो विजिबल की रेंज में, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। यानी कि रेड कलर का फोटोन वो फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। जैसे से आगे जाते हैं एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब कम एनर्जी वाला फोटोन आएगा तो यानी कि फोटोन की एनर्जी कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक आपको मैंने बताया एक और चीज़ होती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन से फोटोन की एनर्जी लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ हो रही है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। रिमेनिंग 1 किस में कन्वर्ट हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन एक दफ़ा मेटल सरफेस से बेटे बाहर निकल जाएगा, जो फोटोन की एनर्जी है वो है एच न्यू। जब मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। इसको हम सिंबल से शो करेंगे फाई। रिमेनिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जिसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब जितना रेड की एनर्जी फॉर एग्जांपल 3 है और हम कह लें कि येलो की, ये लेट सपोज हम सपोज करें एक एनर्जी है वो इससे ज़्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो वर्क फंक्शन है, एक ही मेटल है अगर, तो उसे निकालने के लिए हमें एनर्जी भी क्या रिक्वायर्ड है, सेम रिक्वायर्ड है। एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, तो 2 थी पहले में, मेटल चेंज नहीं किया तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा। क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है, वो एनर्जी जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाउंड है, तो तमाम इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी से बाउंड है, तो उनको निकालने के लिए एक ही एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिमेनिंग। जब रेड के बाद हम ब्लू पे गए तो येलो पे गए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये बची 2, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह हम बात करते हैं, हम स्पेक्ट्रम में आगे जाते हैं, रेड के बाद येलो, येलो के बाद ब्लू, जैसे से आगे जाते जाएंगे वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन जो रिमेनिंग एनर्जी फोटोन की बढ़ रही है, रेड से ज़्यादा येलो की, तो येलो से ज़्यादा ब्लू की होती है, तीनों का वर्क फंक्शन तो सेम है। वर्क फंक्शन उस वक्त चेंज होता है जिस वक्त मेटल चेंज होगा, मटेरियल आपके पास, क्योंकि वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन, आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, और एक ही मेटल है तो वर्क फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो एनर्जी बढ़ रही है फोटोन की, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, अभी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास उतना ज़्यादा होगा। तो एनर्जी के चेंज होने से आपके पास यानी कि एनर्जी चेंज हो रही है। दूसरे अल्फाज से हम ये कहें कि एनर्जी खुद किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। आपने भी प्रीवियस देखा, रिजल्ट देखा कि तीनों डिफरेंट इंटेंसिटी पे हमें सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, इंटेंसिटी या क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और इंटेंसिटी क्या है, सेम है आपके पास। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिल रहा है बेटे, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज़्यादा, क्योंकि ब्लू की एनर्जी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है।
तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर होती के बाद फिर आ जाते हैं हम थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे। ये 3 मटेरियल हैं, लेट सपोज एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्सिस काइनेटिक एनर्जी का है, या कह लें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का है। इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि तीनों अलग अलग मटेरियल हैं। ये हम देखें जैसे जैसे आपके पास कह लो फ्रीक्वेंसी इस जगह पे इस पॉइंट की जगह बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी किसकी बढ़ती चली जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। आपको भी बताया था मैंने, एग्जाम्पल दी थी। रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू की उससे ज़्यादा, येलो की उससे ज़्यादा होती है, ब्लू की तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। तो कुछ तो एनर्जी इनकी मटेरियल से निकालने के लिए लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को, रिमेनिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर होती है बात। अब क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती चली जा रही है। अगर हम इसको रीड करें इधर से कोऑर्डिनेट से इसकी रीड करें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इस पूरी स्केलिंग के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये एक्स इंटरसेप्ट वाली है, और इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब 3 अलग अलग मेटल्स हैं, तो इसमें बताना ये है कि तीनों मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। यानी कि कह लो कि तीनों का वर्क फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्क फंक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल अगर चेंज हो रहा है तो वर्क फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ये एक्स इंटरसेप्ट क्या है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, और ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें मिले थे, और इसको हमने सारा स्टडी किया था। और यहीं से बल्कि ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल ये वाला रिजल्ट है, इसको मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, कि आपको उसमें वाज़ेह तौर पे क्लियर ये चीज़ हो जाएगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमारे पास इस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। यही क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंस था, और जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ना, क्या अप्रोच थी क्लासिकल की जो फेलियर थे, और जो क्वांटम में करेक्शन हुई थी कि ऐसा नहीं है।